हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम धातु से रिलेटेड इतने सारे प्रश्न बताएंगे कि आपने कभी भी इन सारे प्रश्नों को आपने बुक में भी नहीं मिला होगा और पेपर में आज आते हैं तो आप कैसे हल करोगे। पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना। आज के बाद धातु आपके लिए एकदम आसान होने वाला है। तो सबसे पहले धातु की डिफिनेशन ही समझ लेते हैं। सीधा डिफिनेशन कि वे पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते, त्याग करके धनायन बनाते, ठीक है, त्याग करके धनायन बनाते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। ठीक है, आप छोटा सा इस तरह से डिफिनेशन इसका समझ सकते हो कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं लिथियम ले लेते हैं। ठीक है, लिथियम क्या करेगा, लिथियम प्लस, यहाँ पर लिथियम पे प्लस चार्ज होता है, देखो यहाँ प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन का ये निकालेगा। यहाँ पे सोडियम हम ले लेते हैं Na, तो Na यहाँ पे Na पे प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकालेगा। यहाँ पे पोटेशियम ले लेते हैं तो पोटेशियम के पे प्लस चार्ज एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। मतलब जो फर्स्ट ग्रुप के होते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप के तत्व होते हैं वे एक एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। जो सेकेंड ग्रुप के तत्व होते हैं वो दो दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम पे +2 चार्ज होता है तो ये दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। यहाँ पे हम मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम पे +2 इलेक्ट्रॉन तो ये भी दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज करेगा। यहाँ पे हम कैल्शियम ले लेते हैं, कैल्शियम पे +2 चार्ज तो ये भी दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक है, मतलब ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के साथ साथ में धनायन भी बनाते हैं, तो ऐसे पदार्थों को, ऐसे तत्वों को हम धातु कहते हैं। अब धातु से रिलेटेड सबसे पहली चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए, धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। ठीक है, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। हर एक गुण को हम बताएंगे और उससे रिलेटेड प्रश्न बताएंगे। अब आप सोच रहे होंगे आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है किसी भी तत्व को अगर हम पीट पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सके, मतलब इतना ज़्यादा आप उसको पतला सा पतला बना के चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हो, तो उस घटना को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता किसकी होती है, सोना की। सबसे ज़्यादा सोना की, दूसरे नंबर पे चांदी की। सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन सा है, तो आपका उत्तर रहना चाहिए सोना। दूसरे नंबर पे कौन सा रहेगा, चांदी। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या कि पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बदला जा सके या परिवर्तित किया जा सके। ठीक है, परिवर्तित किया जा सके। ठीक है, उसे हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन है, तो आप बताओगे सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय धातु जो है वो आपका सोना है और दूसरे नंबर पर आपका चांदी है। इसके बाद अब यहाँ सोना शब्द आ गया तो सोने से रिलेटेड मैं बहुत सारे आपको प्रश्न बता दे रहा हूँ। ठीक है, सोना शब्द से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। पहली बात, यहाँ सोना लिख दे रहे हैं। ठीक है, सोना की शुद्धता का पता हम कैसे लगाते हैं, सोने की शुद्धता की जांच किसके द्वारा की जाती है, तो सोने की शुद्धता की जो जांच होती है वो आपका प्रयोग किया जाता है कैरेटोमीटर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, कैरेटोमीटर। कैरेटोमीटर के द्वारा सोने की शुद्धता की जांच की जाती है। अगर सोने का गुणवत्ता कैसे देखा जाता है, सोने की गुणवत्ता को देखने के लिए हॉलमार्क, ठीक है, हॉलमार्क की सहायता से हम सोने की गुणवत्ता को देखते हैं। 24 कैरेट जो सोना होता है, 24 कैरेट जो सोना होता है वो आपका 100% शुद्ध होता है। 24 कैरेट जो सोना होता है वो आपका 100% शुद्ध होता है। तो आपसे पूछा जाएगा 22 कैरेट सोना कितने % शुद्ध होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 124 है, यहाँ पे 22 कैरेट निकालना है ना, तो 24 को यहाँ पर हम बटे में भेजेंगे और गुणे में यहाँ पे 22 करेंगे। कैसे करेंगे, देखो अगर 24 कैरेट का 100% है तो 1 कैरेट कितने का होगा, 100 बटे में यहाँ पे 24 हो जाएगा। पर आपसे पूछा 22 कैरेट का तो हो जाएगा 100 बटे में 24 गुणे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 ही तो होगा।
तो यहाँ पे 100 × 22/24, इसको अगर हम भाग कर देते हैं तो भाग करने पर लगभग 91.66% आएगा। जो 22 कैरेट का बहुत बार पूछा गया, 22 कैरेट सोना कितने % शुद्ध होगा, तो 91.66। अगर 18 कैरेट की बात करेगा तब भी आप यही करोगे, 100 बटे में यहाँ 24 करोगे, गुणे में यहाँ पे 18 करोगे, भाग करने पर लगभग 75% आ जाएगा। कभी कभी आपसे 20 कैरेट का पूछेगा, 20 कैरेट अगर पूछेगा तब भी आप यही करोगे, 100 बटे में 24 गुणे में यहाँ पे 20 हो जाएगा, भाग करने पर लगभग 83.33% के करीब आएगा। तो कितना भी पूछिए आपको कहानी यही करनी है कि 100/24 और जिसका भी मान पूछेगा उसके साथ में आपको गुणा कर देना है। सोने का परमाणु भार कितना होता है, ठीक है, सोने का परमाणु भार कितना होता है, परमाणु क्रमांक, सोने का परमाणु क्रमांक होता है 79, ये भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी पूछता सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो सोने में या तो तांबा मिलाया जाता है या तो चांदी मिलाई जाती है, ठीक है। सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो या तो तांबा मिलाया जाता है या तो आपका चांदी मिलाया जाता है। इतना चीज़ आपको सोने के बारे में पता होना चाहिए। मनुष्य सबसे पहले कौन सी धातु की खोज की थी, ठीक है, मनुष्य को सबसे पहले कौन सी धातु मिली थी, सबसे पहले आपका जो धातु मिला था वो कॉपर, ठीक है, कॉपर मिला था। मनुष्य को सबसे पहले जो धातु मिली थी, सॉरी, वो आपकी तांबा थी। हाँ, ये क्वेश्चन है कि वायर के रूप में कौन सी धातु का प्रयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं दैनिक जीवन में। आपके घरों में भी तार का प्रयोग हुआ होगा, सबसे ज़्यादा कॉपर और एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। अब अगला इससे प्रश्न दूसरा क्या बनेगा, दूसरा प्रश्न इससे बनता है तन्यता का, ठीक है। तन्यता का मतलब क्या होता है, तन्यता का मतलब होता है किसी भी धातु को खींचकर पतले तार के रूप में बनाया जा सके। पतले तार के रूप में कितना पतले से पतला तार बनाया जा सकता है, तो सबसे ज़्यादा तन्य धातु जो होती है वो आपका सोना ही होता है, ठीक है, सोना होता है। दूसरे नंबर पे आपका चांदी होता है। पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे ज़्यादा तन्य है, तो आपका उत्तर रहेगा सोना, दूसरे नंबर पे आपका चांदी। 1 ग्राम सोने से आप लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसके बात करते हैं सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, ठीक है। धातुओं में चमक होती है, ठीक है, धातुओं में चमक पाई जाती है। आपसे पूछेगा धातुओं में चमक क्यों पाई जाती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातुओं में चमक पाई जाती है। धातुओं में विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ठीक है, विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सबसे ज़्यादा विद्युत एवं ऊष्मा, सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन सा होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए चांदी, सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। दूसरे नंबर पे आपका तांबा और तीसरे नंबर पे आपका एल्यूमिनियम। सबसे अच्छा जो विद्युत का चालक होता है वो आपका चांदी, दूसरे नंबर पे तांबा और तीसरे नंबर पे आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपका उत्तर रहेगा चांदी, जिसको हम Ag और यहाँ पे Cu एल्यूमिनियम के लिए Al का प्रयोग मतलब प्रतीक लगाते हैं। तो धातु के तन्यता के बारे में भी आप समझ गए। धातुओं में घनत्व तो सबसे ज़्यादा, धातुओं का जो घनत्व होता है, ठीक है, जितनी भी धातुएं होती हैं उनका घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है। धातुओं का घनत्व, ठीक है, धातुओं का घनत्व तो ज़्यादा होता है। मतलब धातुएं जो होती हैं वो ठोस होती है। धातुएं कैसे होती है, ठोस होती है। अगर ठोस होंगी तो इनका घनत्व भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर पूछे कि धातुओं में जो घनत्व का गुण पाया जाता है क्यों, तो इसके जो कण होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो कण होते हैं वो प्रबल अंतरा अणुक आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं, ठीक है। धातुओं में संयोजी कोष कितने होते हैं, ठीक है, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं धातुओं में, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं धातुओं के, तो या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। धातुओं के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो 1 या तो 2 या तो 3 होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम प्रतीक सोडियम ले लेते हैं, यहाँ पे हम कैल्शियम ले लेते हैं, यहाँ पे पोटेशियम ले लेते हैं। सोडियम 11 नंबर पे है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 1, देखो बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम का 2 8 8 और यहाँ पे 2, बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन।
पोटेशियम का 2 8 8 1, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम का लिखेंगे तो 2 8 और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन। तो देखो संयोजी कोष मतलब जो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उन्हें हम संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो धातुओं में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन या तो 1 हो सकते हैं, या 2 हो सकते हैं, या तो 3 हो सकते हैं। धातु जो होते हैं, धातु कौन से ब्लॉक में पाए जाते हैं? धातु कौन से ब्लॉक में पाए जाते हैं? तो एस ब्लॉक में सभी तत्व धातु हैं। सभी तत्व जो हैं वो धातु हैं, ठीक है। 2 लोग को छोड़कर, किसको? हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर सभी के सभी तत्व क्या हैं? सभी के सभी तत्व धातु हैं। बात आती है पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में कुछ तत्व धातु हैं, हाँ, कुछ तत्व जो हैं वो धातु हैं। इसके बाद डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में सभी के सभी तत्व धातु हैं। सभी तत्व धातु हैं। मतलब कौन सा ऐसा तत्व है जो चारों ब्लॉकों में पाया जाता है? तो आप धातु बताओगे। धातु एस ब्लॉक में भी पाया जाता है, पी ब्लॉक में भी पाया जाता है, डी ब्लॉक में भी पाया जाता है, एफ ब्लॉक में भी पाया जाता है। इसलिए धातु की संख्या कितनी होती है? धातुओं की संख्या होती है 93। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बनेगा धातु से रिलेटेड? ठीक है, पूछा जाएगा सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? सबसे कठोर धातु अगर पूछेगा तो आप किसका बताओगे? सबसे जो कठोर धातु होगी वो आपकी हो जाएगी ओस्मियम। ठीक है, प्रतीक हो जाएगा OS। इससे रिलेटेड इसको सबसे अधिक घनत्व वाली भी धातु कहा जाता है। सबसे अधिक घनत्व वाली धातु कहेगा तभी आपका उत्तर ओस्मियम रहना चाहिए। इसके बाद धातुओं में सबसे कम घनत्व किसका होगा? सबसे अधिक घनत्व अगर ओस्मियम का होता है तो सबसे कम घनत्व किसका होगा? तो सबसे कम घनत्व जो होता है वो होता है लिथियम का। लिथियम का सबसे कम घनत्व होता है। प्रतीक आपका हो जाएगा Li। धातुओं का जो गलनांक व क्वथनांक होता है, गलनांक व क्वथनांक वो उच्च होता है। गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। तो सबसे ज़्यादा गलनांक किसका होगा? सबसे ज़्यादा गलनांक किसका होता है? सबसे ज़्यादा गलनांक जो होता है वो टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का गलनांक सबसे ज़्यादा होगा। इसका प्रतीक W हो जाएगा। सबसे कम गलनांक किसका होगा? सबसे कम गलनांक, ठीक है, सबसे कम गलनांक जो होगा वो आपका हो जाएगा पारा, जिसको हम Hg कहते हैं। पारा का गलनांक सबसे कम होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है, धातुओं से रिलेटेड। ध्वनि में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु में ध्वनि सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो आयरन में सबसे ज़्यादा ध्वनि पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद सबसे नरम धातु अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे नरम धातु, तो आप बताओगे सोडियम सबसे नरम धातु है। सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। पूछा जाता है ऐसी कौन सी धातु है जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं? तो आपका उत्तर रहना चाहिए सोडियम। सोडियम मान लो नहीं रहेगा ऑप्शन में तो पोटेशियम। सोडियम या पोटेशियम दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होना चाहिए। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया। और सोडियम पोटेशियम को, और यहाँ बता दे रहे, सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, रखा जाता है। कैरोसिन को तेल में डुबोकर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है उसका भी रीज़न है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, क्रियाशीलता के कारण इतना ज़्यादा क्रियाशीलता होगी कि वायु के संपर्क में आकर ये अभिक्रिया कर लेंगी, इसीलिए इन्हें कैरोसिन की बोतल में रखा जाता है। अब यहाँ पे एक शब्द है मरकरी आया था, तो मरकरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, बता दे रहे हैं। मरकरी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? पहली बात, द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। पूछा जाता है ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तब आपका उत्तर रहना चाहिए मरकरी। मरकरी का जो अयस्क है वो सिनेबार है। मरकरी का अयस्क अगर पूछेगा तो आप बताओगे सिनेबार को मरकरी का अयस्क कहते हैं। वायु के साथ मिलकर अमलगम बनाती है। अमलगम बनाती है, ठीक है। इसके बाद आयरन के साथ मिलकर
अमलगम नहीं बनाती है, अमलगम नहीं बनाती है, ठीक है, नहीं बनाती है। इसके बाद इसके मरकरी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? थर्मामीटर में, ठीक है, डॉक्टरों के द्वारा थर्मामीटर में मरकरी का प्रयोग किया जाता है। मरकरी का एक दूसरा नाम है, मरकरी को हम क्यूक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मरकरी को क्यूक सिल्वर भी कहा जाता है। पूछा जाएगा क्यूक सिल्वर किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर रहना चाहिए मरकरी को कहा जाता है, ठीक है। थर्मामीटर में इसको क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि इसकी चालकता जो होती है वो अच्छी होती है, इस कारण इसको थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। चालकता अच्छी होती है, इस कारण इसे थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक धातु कौन सा है? पाया जाने वाला धातु, सबसे अधिक जो धातु पाया जाता है पृथ्वी की भूपर्पटी पर, तो आपका उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाया जाने वाला धातु आपका जो होगा सर्वाधिक धातु, वो आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। पृथ्वी पर पाया जाने वाला तत्व पूछे, पृथ्वी पर पाया जाने वाला अगर तत्व पूछेगा, जाने वाला तत्व, तब आपका उत्तर ऑक्सीजन रहना चाहिए, ऑक्सीजन रहना चाहिए। वायुमंडल में पाया जाने वाला तत्व अगर बात किया जाए, तब आपका उत्तर नाइट्रोजन रहना चाहिए, N2 नाइट्रोजन गैस रहेगा। इसके बाद मनुष्य से रिलेटेड हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पे कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? तो मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है तत्व, वो आपका है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा 65% पाया जाता है तत्व है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक अधातु है। दूसरा चीज़ 18% हमारे शरीर में कार्बन पाया जाता है, कार्बन भी एक अधातु है। लगभग 10% हाइड्रोजन पाया जाता है, ये भी एक अधातु है, ठीक है। 3% नाइट्रोजन पाया जाता है, ये भी एक अधातु है। और 2% कैल्शियम पाया जाता है, 2% कैल्शियम मतलब धातु है, 2% कैल्शियम पाया जाता है। और आयरन भी पाया जाता है। हमारे शरीर में आयरन मतलब कि Fe कहाँ पे पाया जाता है? तो ब्लड में पाया जाता है। ब्लड में पाया जाने वाला धातु, तो आपका उत्तर रहना चाहिए आयरन। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में पाया जाता है। जो धातु होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। इसके बाद जो धातु होते हैं, ठीक है, जो धातु होते हैं वो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। धातु अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम से भी क्रिया कर सकते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन से धातु से रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन है? हाँ, कुछ क्वेश्चन और समझ लेते हैं यहाँ पे धातु से रिलेटेड। धातु कौन सी धातु है जो गर्म जल से क्रिया करती है? गर्म जल से क्रिया सिर्फ आपका मैग्नीशियम करती है। कौन सी धातु है जिसे हम तैरने वाली धातु कहते हैं? तैरने वाली धातु किसे कहते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये आपकी तैरने वाली धातु हैं, जल से क्रिया नहीं करती हैं। जल से क्रिया नहीं करती कौन सी ऐसी धातु है जो जल से क्रिया नहीं करती हैं? तब आपका उत्तर रहेगा लेड रहेगा, यहाँ पे कॉपर रहेगा, सोना रहेगा, चांदी रहेगा। इसके बाद कौन सी धातु है जो भाप से क्रिया करती है? भाप से क्रिया कौन सी धातु करती है? तो जिंक, आयरन और यहाँ पे एल्यूमिनियम, ये धातु ऐसी होती है जो भाप से क्रिया करती है। ठंडे जल से कौन सी धातु क्रिया करती है? ठंडे जल से कौन सी धातु क्रिया करती है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये ठंडे धातु से क्रिया करती हैं, ठीक है, ठंडे जल से क्रिया करती हैं। इतना पता होना चाहिए। धातु अम्ल से क्रिया करके जो धातु होता है वो अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाता है, साथ में जल भी बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। धातु जो है वो अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो ये धातु से रिलेटेड मुझे जितना पता था मैंने सारी चीज़ें बता दी। अभी भी धातु से रिलेटेड इतनी चीज़ें मुझे पता है कि मैं बताता रहूँगा और वीडियो आपका बड़ा होता चला जाएगा। तो इतनी चीज़ें तो आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी ही हैं, जिसे हर हाल में आपको पढ़ ही लेना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।